अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। क्या समाजवादी पार्टी लोहिया के रास्ते से भटक गई है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने आज असेंबली के भीतर दावा किया है और उन्होंने पूरे सदन की मौजूदगी में कहा कि 27 फिर से जीत के आएंगे। भविष्यवाणी की और ख़ास तौर पर वो नेता प्रतिपक्ष और शिवपाल यादव को टारगेट भी कर रहे थे। मुख्यमंत्री का ये दावा है कि 27 में हम जीतेंगे। क्या उनकी ये भविष्यवाणी सही है? उनका ये भी दावा है कि उत्तर प्रदेश को उन्होंने फ्रंट रनर राज्य बना दिया है 7-8 सालों के भीतर और उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त बदलाव आया है। मुख्यमंत्री के इस क्लेम का आज सामना करेगी समाजवादी पार्टी और अपोजिशन, जो ये बताएंगे कि उन्होंने जो क्लेम किया है उसकी सच्चाई क्या है। बहनों भाइयों, आज विधानसभा में अपने लंबे भाषण में मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर फिर हमला बोला। कांग्रेस के को वो बहुत ज़्यादा तवज्जो सदन में नहीं देते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री खूब समय देते हैं, चुन चुन कर हमले करते हैं और आज उन्होंने एक करारा हमला किया, कोर पर वार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर नहीं चल रही है, उनके आदर्शों से भटक चुकी है। उनका ये कहना है कि ऐसे ही चलते रहे आप तो 27 हम जीतेंगे। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 27 फिर जीत के आएंगे। पता नहीं मुख्यमंत्री का शिवपाल यादव से क्या ऐसा प्रेम है, वो प्रेम हर बार छलक जाता है। मुझे ध्यान है कि जितनी भी उनकी महत्वपूर्ण स्पीचेस हुई हैं, ख़ास तौर पर अखिलेश यादव के पहले और अखिलेश यादव के असेंबली से जाने के बाद, शिवपाल यादव के लिए मुख्यमंत्री के मन में एक विचित्र किस्म का प्रेम है। वो चच्चू कहते हैं और हर बार वो या तो छेड़ते हैं या कुछ मजाक करते हैं या शिवपाल यादव को मुद्दा बनाते हैं। वो उस डिफरेंस की याद दिलाते हैं जो कभी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की तरफ था और उसको वो ज़रूर इंगित करते हैं। आज भी उन्होंने वही किया कि भतीजा तो कुंभ की डुबकी लगा आया, चच्चू आप उसमें भी चूक गए। मुख्यमंत्री का क्लेम है कि 27 का चुनाव यूं जीतेंगे, आराम से जीतेंगे। भविष्यवाणी की उन्होंने। उत्तर प्रदेश बहुत ही पॉलिटिकली कॉम्प्लिकेटेड राज्य है। चीफ मिनिस्टर सदन में दावा कर रहे हो तो उस पर एक सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए कि 27 के क्लेम के पीछे के उनकी क्या ताकत है, किस मुद्दे पर वो ऐसी बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री की स्पीच का अधिकांश भाग महाकुंभ में रिकॉर्ड बनाने, महाकुंभ के आयोजन को लेकर था और संभल पर भी उनकी प्रतिक्रिया थी कि जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। उनकी बड़ी क्लैरिटी है सनातन से जुड़े रिलीजियस मुद्दों पर। तो क्या उन्होंने जो क्लेम किया है कि सपा लोहिया के रास्ते से भटकी है और 27 का चुनाव हम जीतेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना दम है इस क्लेम में? आज हम परिचर्चा में उस क्लेम के कारणों का विश्लेषण करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब अगला लक्ष्य मथुरा है? क्या प्लान चल रहा है बीजेपी के भीतर? क्या प्लान चल रहा है 2027 के लिए? जिस प्रकार का वातावरण है उस वातावरण को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? और क्या सदन में मुख्यमंत्री अपोजिशन पर हावी हैं? क्योंकि अखिलेश यादव के सदन से जाने के बाद एक रिक्तता आ गई है और अब मुख्यमंत्री बहुत बिंदास बैटिंग करते हैं विधानसभा के भीतर। एक इस रिक्तता का भी फायदा है कि उनको जवाब देने वाला उनके कद के आसपास का कोई व्यक्ति अपोजिशन के पास नहीं है। तो क्या ये जो आरोप लगाते हैं, क्या समाजवादी पार्टी उसका डटकर सामना नहीं कर पाती है सदन में, या फिर जवाब देते हैं उन जवाबों को बहुत तवज्जो नहीं मिलती है? आप वो सुनिए। आज मैं 3 चुनिंदा वो बयान मुख्यमंत्री के निकाल कर लाया हूँ। तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट के आसपास मुख्यमंत्री की स्पीच थी, उसमें से कुछ एक अंश मैं लाया हूं जो राजनीतिक रूप से बड़े महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि आप वो बयान सुने और फिर उस बयानों के आधार पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज की ये समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया का नाम तो लेती है, लेकिन डॉक्टर लोहिया के मूल्यों और आदर्शों से बहुत दूर जा चुकी है। दोनों मुद्दों पर, आचरण के मुद्दों पर भी और आदर्श के मुद्दों पर भी। आपका आचरण, जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संतति से दूर रहे, वो तो आपकी पार्टी के आचरण से देख सकते हैं। और आदर्श के रूप में उन्होंने भारत के लिए कहा था कि राम, कृष्ण और शंकर, ये जब तक भारत के 3 आदर्श हैं तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इन तीनों देव महापुरुषों पर
समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है। दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती और 2027 में भी इतनी करारी हार नहीं होने वाली। चल क्या रहा है सदन के भीतर, आज चर्चा करेंगे। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट और पत्रकार हैं। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अनिल दुबे और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद। कर्नल साहब, डिफेंड करने का मौका पहले आपको मिलेगा। मुझे बताइए कि क्या समाजवादी पार्टी लोहिया के सिद्धांतों से भटकी है? और चीफ मिनिस्टर ने क्लेम किया है 2027 भी धूम धड़ाके से जीतेंगे। थोड़ी चिंता है आपको? नहीं, पहले तो मैं योगी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। किस लिए? अरे गोलवरकर, सावरकर, गोडसे सब भूल गए, लोहिया याद करने लगे। मेरे को कम से कम समाजवादी होकर के आज बहुत गर्व की अनुभूति हो रही कि भारतीय जनता पार्टी हमारे नायकों को याद करने लगे, अपनों को भूल गए। ये तो गोलवरकर का बंच ऑफ थॉट्स की किताबें खोल खोल के पढ़ने वाले लोग सुधर गए क्या अचानक? और जहाँ तक संबल याद किया, संबल में कुआं निकाल रहे थे, महल निकाल रहे थे, गढ़ी निकाल रहे थे, वो अचानक टीवी से सब गायब। कठमुल्ला आता है 15 दिन में गायब, संबल आता है 15 दिन में गायब, बयान वापी आता है 15 दिन में गायब, ठेले पे नाम लिखना है 15 दिन में गायब, एक खबर आई 15 दिन में गायब। जानते हैं क्या है? हम बचपन में देखते थे रेलवे स्टेशन के बाहर, बस अड्डे के बाहर महिलाएं, गरीब महिलाएं छोटा छोटा दूध मुआ बच्चा लेकर के भीख मांगती थी। तब हमें लोग बताते थे कि ये बच्चे हमेशा इसलिए सोते रहते हैं कि ये भूख है और गरीब इनको रोटी नहीं दे पाता है, तो थोड़ी सी अफीम चटा देते हैं तो बच्चा 2 घंटे के लिए सो जाता है। योगी जी को सिर्फ एक काम मिला है कि उत्तर प्रदेश के जनमानस को धर्म की अफीम चटाओ और 15 दिन के लिए सुलाओ, और जैसे ही जागने को हो तो दूसरा वाला मुद्दा लाओ और फिर उनको सुलाओ। बोला औरंगजेब बहुत कट्टर था। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि वोट हमने औरंगजेब को दिया है कि योगी जी हैं मुख्यमंत्री यहाँ के। अगर औरंगजेब को नीचे लाने कोई व्यवस्था है तो बुलाइए, और हम औरंगजेब से हिसाब लेना चाहते हैं कि पिछले 8 साल में आपने उत्तर प्रदेश को कहां पहुंचाया है। लेकिन अगर औरंगजेब हिसाब नहीं देंगे तो योगी जी देंगे। और योगी जी किसको याद कर रहे हैं? योगी जी याद कर रहे हैं चच्चू को। चच्चू को याद कर रहे हैं। कोई वो आपके नेता से इतना मोहब्बत करते हैं, ये इस पर आपको गर्व नहीं महसूस होता? ये अकेले शिवपाल जी से जो उनका प्रेम है वो एक अलग लेवल का है। मैं तो देखता हूं, मैं शिवपाल यादव को बड़ा मिस करते हैं वो। आपने एक चीज और देखी होगी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी साथी हो, दिन भर जैसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे अखिलेश 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 अखिलेश, चच्चू 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 चच्चू। जानते हैं क्यों? वो तो जगत चाचा हो गए अब तो। हाँ बिल्कुल। अगर चीफ मिनिस्टर किसी को चाचा कह दे तो वो पूरे प्रदेश का चाचा। क्योंकि योगी जी जानते और नेता प्रतिपक्ष के भी चाचा तो हो जगत चाचा। वो क्यों याद करते हैं वो भी बता देता हूं। अटल बिहारी जी ने कहा था कि एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला और दूसरा फिर उधर फेंक दिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी की प्रकृति यही है कि दूसरे के घर में मिट्टी का तेल और माचिस लेके घूमते रहो, खुद तो बना नहीं पाओगे, दूसरे के लिए कहीं दरकन ढूंढो और उसमें आग क्लेम लगाओ। किया है कि 27 तो बड़ी आसानी से जीते। उसी का मसाला लाए हैं, बहुत तसल्ली से लिख के लाए हैं। हाँ बोले हम। अभी वर्ल्ड बैंक ने डिटेल निकाला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, जिसमें हम 5 पैमाने लेते हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, तरक्की और गरीबी की कमी और भुखमरी। 5 चीजें। आपको यह जानकर बड़ा गर्व होगा कि पूरे देश के सभी प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश सेकंड लास्ट आया है। और लास्ट राज्य का अगर किसी को कोई जिज्ञासा इसके बाद बची हो तो वो बिहार है। और उसके बाद 4, 5, 54, 58, 10 पैसा, 5 पैसा, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, निकोबार आइलैंड, ये राज्य हैं। जितने भी राज्य हैं उनमें हम सेकंड लास्ट हैं। उत्तर प्रदेश पूरे देश में तरक्की के 5 पैमानों में, रिपीट करता हूं, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, भुखमरी में, तरक्की में और गरीबी में। थैंक यू सर। अब इसके बाद योगी जी जो भी बोले वो मोदी जी से 15 लाख बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। मैं 15 लाख चल रहा है, यहाँ चच्चू चल रहा है और कुछ है नहीं, इसलिए ये मीठी मीठी गोली और 15 दिन में। पर एक बात बताओ जी, कुछ तो मोहब्बत है किससे? जगत चाचा से। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। उम्मीद पे कोई तो मोहब्बत है, मतलब उम्मीद पे दुनिया कायम है। हेमंत जी कभी इतना मिस मुझे नहीं करते। मैंने कहा जितना था चीफ मिनिस्टर। उम्मीद पे दुनिया कायम है। शिवपाल यादव को मिस करते। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और चच्चू जी की काबिलियत तो उन्होंने 2-3 दशक देखी है गोरखपुर से, उनको क्या नया बताना है, वो तो जानते हैं काबिलियत। ठीक, मैं एसएन सिंह को बुला लेता हूँ। एसएन सिंह जी, शुक्रिया आपका इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।
ऐसी कौन सी अधूरी मोहब्बत है जो हर बार की स्पीच बिना शिवपाल यादव के आपकी पार्टी के नेता की पूरी नहीं होती? माजरा क्या है? नहीं, देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक चीज कही थी। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, हम वहीं से शुरू करते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इन्होंने कहा धर्म अफीम। अच्छी बात है, धर्म अफीम है, वो आपके लिए हो सकता है। भैया आप क्या करते हैं? हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा आप लगाते हैं, साधु सन्यासियों को चिलिमजीवी आपके नेता कहते हैं, काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं। और रामायण जो सर्वप्रिय पुस्तक है पूरे संपूर्ण भारत की, जिसको लोहिया जी भी मानते थे, रामायण मेला लगाते थे, वो पुस्तक अपने सामने आप जलवाते हैं। जय श्री राम का नारा देने पे मेरठ में 10 लोगों को गिरफ्तार आप कराते हैं। निश्चित तौर पे आपके लिए अफीम है। आप तो क्या करते हैं? संविधान भी बदलने का कार्य करते हैं। जब सरकार आती है तो 60% एक धर्म को रिजर्वेशन देने का कार्य करते हैं और कहते हैं कि जुम्मे की छुट्टी कर दीजिए। मुझे लगता है किसी मुस्लिम देश में भी शायद वो छुट्टी नहीं होती होगी, तो इस नाते कहा जाता है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पहले आचरण में ले आइए, तो अपने व्यवहार में ले आइए तो। लेकिन जानते हैं ब्रिजेश जी, इन्होंने पीएचडी ही इसी बात की कर रखी है कि हमेशा केवल हिंदू धर्म की बुराई करिए, सनातन की बुराई करिए और एक धर्म को खुश करिए। भैया हमने ना संभल छोड़ा है ना हम विकास छोड़े हैं। आज तो मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा, सदन में जो चीजें होती हैं वहां रिकॉर्ड होता है कि विकास भी विरासत भी। हम काशी का कॉरिडोर बनाते हैं, 2000 करोड़ रुपए खर्च होता है और 2 लाख रुपए करोड़ का आय बढ़ता है। जिस जगह आप कहते थे अयोध्या में कि परिंदे पर नहीं मार सकते हैं, आप ही बता रहे हैं कि वहां जाम हो गया, पैर रखने की जगह नहीं है। ये विकास भी है और विरासत भी है। आप कह रहे थे बसें खाली जा रहे हैं, आपके नेता कह रहे थे ट्रेनें खाली जा रही हैं, फिर आप ही कह रहे हैं 20 किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। निश्चित तौर पे इसलिए कहा जाता तो है मुझे बताइए कि केवल हिंदू धर्म इसको एविडेंस के साथ प्रूव करिए कि समाजवादी पार्टी लोहिया के सिद्धांतों से कैसे भटक गई और आजकल आपको लोहिया जी क्यों ज्यादा याद आ रहे हैं? नहीं, अच्छी बात। देखिए ब्रिजेश जी, संपूर्ण भारत और संपूर्ण भारत के लोग और संपूर्ण भारत की विचारधारा एक होती है। बंटवारे का कार्य तो समाजवादी पार्टी करती है। हम लोग भी पत्रकारिता में रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मित्र हो सकता है कि बाद में प्रवक्ता बने हैं, तो इनको बताइए। समाजवादी पार्टी का जब जन्म होता है ना, उसके पहले एक राष्ट्रीय दल था, उसमें सभी लोग थे। मुझे लगता है कि कांग्रेस के विरोध में एक दल बनाए थे, लेकिन बंटवारा देखिए कैसे करते हैं। आदरणीय बीपी सिंह जी ने चौधरी अजीत सिंह जी को बोला कि आप जाइए मुख्यमंत्री बन जाइए, और मुलायम सिंह जी को बोला सहयोग करिए। लेकिन वही जो आप कहे हैं ना कि भाई क्या बोले उसको, और बंदूक के नाल के बल पे अतीक अहमद की मदद लेकर और पता नहीं किसकी मदद लेकर खुद बन जाते हैं। उसके बाद देखिए सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। ठेंगा दिखा दिए। ममता बनर्जी को राष्ट्रपति में उनके साथ जाके उनको ठेंगा दिखा दिए। तो ये कर्तव्य करते नहीं है। और चौथी बात लास्ट में सर, थैंक यू सर, नेक्स्ट राउंड में रख लीजिएगा सर। थैंक यू सर। देगा ही कुम, अभी तक नहीं, 27 के बाद थैंक यू सर। दर्द देगा। अंशु अवस्थी, बहुत शुक्रिया। अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है। मुझे आप बताइए कि आज तो ये ऑफिशियली क्लेम किया गया कि 2017 बस यूं आप कोई पार्टी को तो वेटेज भी नहीं देते वो लोग, ऐसा क्या है? ये हमारी पार्टी को मुख्यमंत्री जी वेट दें न दें, भारतीय जनता पार्टी वेट न दे, लेकिन हम तो जनता के मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए ये बातें सब की हैं क्योंकि आज बजट पर चर्चा थी। बजट बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश की व्यवस्था, सारा विकास सब उसी से जुड़ा हुआ है, तो उस मुद्दे पर बात होनी थी। भाजपा के लोग कभी नहीं चाहते कि जनता के मुद्दे पर बात हो, क्योंकि जब बजट की बात आती है तो इनको जवाब देना पड़ता है। जो बड़ा बड़ा बजट दिखा रहे थे, बहुत बड़ा हमने बजट बनाया है, लेकिन पिछली बार भी बड़ा बनाया था, हर बार बड़ा बनाते हैं, लेकिन खर्चा कितना कर पाए? सिर्फ 55% बजट खर्च कर पाए पिछली जो बजट लेकर आए थे। और आपको पता है कि प्रदेश के ऊपर कितना बड़ा कर्ज हो गया है। आरबीआई की रिपोर्ट है 7 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, यानी 2017 में प्रति व्यक्ति जो 18,000 रुपए कर्जा था, वो भाजपा सरकार में इनकी नीतियों की वजह से अब वो बढ़कर 34,000 करोड़ रुपए। अरे इतना डीबीटी में पैसे भी तो कैश जा रहे हैं। आपका पॉलिटिकल मुद्दा क्या है? सवाल और आजकल लोहिया जी क्यों याद आ रहे हैं बीजेपी को? सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा यही है कि जब जब आप मुद्दों पर आएंगे जो जनता से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी मैदान छोड़ के भागती है, और जब जब मुद्दों पे चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है। इसीलिए ये चाहते हैं कि हर बार धर्म का तड़का लगाएं, लेकिन इस बार लगेगा नहीं ब्रजेश जी। 2027 में जवाब देना पड़ेगा।
3,64,00,000 परिवार है उत्तर प्रदेश में, क्या नहाए- रोजगार दे दिया सबको? नहाए नहीं आप लोग? 70 लाख अरे नौकरियां। नहाने नहीं गए? ये बीजेपी की लाइन है ब्रजेश जी, ये आपकी लाइन थोड़े तो सवाल का है, जवाब तो दो। बीजेपी की लाइन है, तो क्या हुआ? पहले इनसे पूछ लीजिए। सबके मोहन सवाल भागवत हैं, जी आपके कहाँ भी तो सवाल हैं। अरे भाई, कि लोहिया की लाइन क्यों पकड़ रहे हैं? जो आजकल सनातन मुख्यमंत्री। धर्म के ठेकेदार बनते हैं, मोहन भागवत जी क्यों नहीं गए नहाने? हम्म। 2012 में अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं गए थे नहाने? कौन नहाया, कौन नहीं नहाया? और कुछ लोग तो आपके हिसाब से 4 कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट को जो लोग नहाने जो घेर गए लेंगे थे, आप सरकार जो को? लोग नहाने गए थे उनको तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कुछ लोग लाश ढूंढ रहे थे, गिद्ध थे। क्या जो लोग नहाने गए थे वो गिद्ध थे? तो ये तो उनसे सवाल होना चाहिए जिन लोगों ने अपमान किया है। मुद्दे उत्तर प्रदेश के हैं। भाजपा ये सरकार, आपके दोस्त भटक गए हैं क्या? भाजपा सरकार आपके बजट दोस्त खर्चा भटक नहीं गए हैं कर क्या? पा रही है। ये भटक गए हैं क्या नहीं, ये भटकेंगे कैसे? लोहिया के सिद्धांत अभी को? इंडिया गठबंधन में जब तक है तब तक तो और भटकने लोहिया नहीं को देंगे। मुख्यमंत्री कनेक्ट किससे कर रहे हैं? रामकृष्ण से। देखिए, मुख्यमंत्री जी की बात का आप इतना भरोसा कर रहे हैं, मुझे ब्रजेश जी बड़ा अरे आश्चर्य ही होता तो है। चीफ मिनिस्टर, नेता सदन। अरे हम क्यों नहीं नेता चर्चा सदन करेंगे? ने कहा था, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है भाई, आप कैसी बात कर रहे हो? ब्रजेश जी, नेता सदन ने कहा था कि 100 करोड़ लोगों की महाकुंभ में व्यवस्था है। नेता सदन ने कहा था शिक्षा तो मित्रों यही का सब तो आपको मानदेय घेरना बढ़ चाहिए। जाएगा। अपनी पार्टी के विधायकों को किसानों पूछो की आय दुगनी क्यों हो नहीं जाएगी, सदन में ये ये भी सब नेता बोलते सदन ने कहा हैं? था। आप लोग को मौका मिले आप जाओ बोलो। है ना? नेता सदन की बातों को आप देखिए ना, उनका पिछला ट्रैक Thank you, रिकॉर्ड sir. उठाकर देखिए। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। दुबे जी, स्वागत आपका। किस आधार पर यह क्लेम किया गया कि लोहिया के आदर्शों से समाजवादी पार्टी भटक गई? आप भी क्या ऐसा मानते हैं? अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, जिस भी परिप्रेक्ष्य में कहा हो। और जो लोहिया जी का जो सबको लेकर चलने का जो विचारधारा थी, मैं समझता हूँ उस पर कहा होगा। आज ये सबको लेकर के नहीं चल रहे हैं। और हम लोगों का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, सभी वर्गों को के लिए काम कर रहा है। सभी जो योजनाएं सरकार की हैं वो सभी वर्गों को जाति धर्म से अलग हट करके सभी को उसका लाभ मिल रहा है। तो इस दिशा में काम किया जा रहा है। लोहिया जी अच्छे को अच्छा कहते थे, बुरे को बुरा कहते थे। आप इतना बड़ा कुंभ हुआ, विराट महाकुंभ हुआ, उसमें आपने सिर्फ कमियां निकालने का काम किया। तो आप अच्छे को अच्छा भी कहने की बात करिए। जो चीज़ अच्छाई है उसकी भी तो तारीफ कर दीजिए। इतना अच्छा आयोजन कभी हुआ। बीजेपी वाले सपा सरकार की तारीफ करते हैं किसी नहीं, लेकिन आलोचना की इस जाती देश में कल्चर ही नहीं है। नहीं, जो पहले तो विपक्ष पहले स्वस्थ आलोचना होती थी, लेकिन अच्छी बात को भी लोग स्वीकार करते थे। लेकिन अभी ये बात ये लोग नहीं कर हेमंत रहे। जी को कभी किसी दूसरे पत्रकार क्यों की नहीं? तारीफ करते सुना? क्यों आप हम लोग नहीं करते हैं? नहीं, आप ये बताइए कि हम लोग जो है आपके यहाँ ही बैठते थे। अगर कोई अच्छा काम कर रही तो क्या कहते नहीं कब थे? कभी ये नहीं काम कहते। अच्छा- आप तो कभी ऑन एयर नहीं बोले हो। नहीं, हम लोग बंद तो- कमरे में चाहे जो बोले हो नहीं, आप। ऑन एयर भी बोले हो। ऑन एयर कभी और नहीं कहा बोलना आपने। भी चाहिए। अगर कोई अच्छा, इतना अच्छा आयोजन हुआ, एक बार भी कह देते कि जो है आपने बहुत अच्छा आयोजन किया। आजकल लोहिया इतनी पढ़ रहे हो अच्छी- क्या आप लोग? इतनी अच्छी व्यवस्था की। दुबे जी, नहीं, आजकल हम लोहिया तो- जी को पढ़ रहे हो? नहीं, हम तो चौधरी साहब को पढ़ते। चौधरी चरण सिंह के विचारों पे हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। उन्हीं के आदर्शों पर, उन्हीं के विचारों पर हमारे तो आदर्श। और बाकी हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। और हमारी अब जो चौधरी साहब ने ये तो नहीं सिखाया था कि एक छत फांद के दूसरी छत कूद जाओ। नहीं, कौन सी छत फाँद के चले गए? कर्नल किसान साहब। की छत है, किसान का भला हो, किसान के उत्थान हो, किसान का विकास हो। इसके अलावा हमारी अरे कोई छतें मैं नहीं है। कह रहा, ये सब हेमंत तिवारी की का कहना है। नहीं, मैं क्यों कहूंगा ये सब? नहीं, आप तो जो कहना हो, आप कहाँ से क्या हे कहते हो? भगवान। भाई, हम लोगों का तो हमारा उद्देश्य किसान है। किसान का विकास हो जाए, किसान का भला हो जाए। और इस सरकार ने मोदी जी ने किया, किसानों को सम्मानित करने का काम किया। कैसे 27 में वापिस आओगे? नहीं, 27 में जब जनता की सेवा हम कर रहे हैं, जनता की काम हम क्या कर रहे हैं। तो सेवा की हो? दो नहीं, चार क्या- सेवा बताओ नहीं, ना। आपको क्या दिखाई नहीं पड़ता? चाहे जिस लो- मुद्दे पर भी देखिए, इनको मुझसे सर्टिफिकेट चाहिए, जनता से नहीं चाहिए। आप ही जब आप सर्टिफिकेट, तो सवाल करना मेरा काम है भाई। बताइए कि हम जो हमारी सरकार जो एनडीए इतना क्यों आप लोग खिसिया जाते हैं जब कोई आपसे सवाल जाने वाली बात ही आप ये सब सोच के आते हैं कि हमसे अच्छे सवाल करो नहीं, बस। आप बताइए कि मकान किसको नहीं मिल रहे हैं, शौचालय किसके लिए नहीं बन रहे हैं, किसान सम्मान निधि सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? क्या योजना है जो किसी वर्ग को नहीं मिल रही है? कोई इसमें भेदभाव हो रहा है क्या? भैया एक बात बताओ, मुख्यमंत्री जी लोहिया जी को तो दिन भर याद करते हैं, चौधरी साहब को नहीं याद करते? नहीं, चौधरी साहब को भी याद करते हैं। चौधरी साहब को तो के सिद्धांतों पे तो मुख्यमंत्री जी चलते ही हैं। वो भी चौधरी साहब के सिद्धांतों को मानते हैं। वो तो उन्हीं की तरह से वो काम कर रहे हैं। चौधरी साहब जो सब वर्गों सभी को लेकर के चलने की बात करते थे, मुख्यमंत्री जी भी उस पर चल रहे हैं। और एनडीए की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया, सम्मानित करने का काम किया। देश के खेत खलिहान को सम्मानित करने अरे का तो काम किसानों को भी आप सम्मानित करवा दो। जो है अब हाँ? ये काम कांग्रेस भी तो कर सकती थी। आप नहीं करवाओगे सम्मानित?
नहीं, किसको सम्मानित नहीं कराएं? अरे किसानों को। नहीं, किसान सम्मानित अभी नहीं हो रहा। हेमंत जी फिर गन्ने वाली नहीं, बात पूछ अभी- लेंगे। नहीं ब्रजेश जी, आपने हाँ, सवाल- हेमंत जी तो आज पता नहीं किस मूड में है। नहीं, आपने सवाल उठाया तो आप सुन भी लीजिए। हमारे 10 विधायक और 2 सांसद माननीय मुख्यमंत्री जी से इसी मुद्दे पर मिले। किस मुद्दे पे? इसी जो कौन से वाले पे? गन्ने की बात आप कर रहे हो क्या ना? गन्ना क्या है? नहीं, गन्ने के इशू पे ही मिले। क्या आपको- इशू था गन्ना का? नहीं, गन्ने जो आप कहना चाह रहे हो, मैं मैंने- वही कह मुझे रहा हूं। कुछ नहीं पता, गन्ने बताओ के ना। भाव कर किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी से मिले क्या बात की और है? उसके सार्थक परिणाम आएंगे। एक नहीं, बीच में नहीं सर। उसके सार्थक परिणाम आपके सामने आएंगे, जल्दी आ जाएंगे। किस लिए मिले थे? नहीं, हम तो कहते हैं किसानों के लिए मिले, किसानों के लिए का भला हो। सीधे पूछ लो। नहीं, बिल्कुल आप पूछ लो। क्या नहीं सर, आपको बीच जो में नहीं सर, पूछना बीच में नहीं सर, आप बीच में नहीं बोलिए सर। 10 साल में क्या- 10 रुपए सर, नहीं बढ़ा। बीच में नहीं बोलना चाहिए, डिबेट का अनुशासन है। क्या गन्ने की कीमत बढ़ाने के लिए मिले? बिल्कुल, गन्ने की कीमत पर भी बात कितना हुई। चाहते हैं आप? नहीं, हम तो चाहते हैं कि जो उनकी लागत का 1.5 गुना है, उस हिसाब से उनका नुकसान ना हो, चलो उनका भला बताओ हो कितना जाए। कितना? अब ये तो विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, वो देख आप तो लेंगे कुछ ना। कह के आए होगे, नहीं, हम तो जो कहे हैं वो आएगा, आपके सामने परिणाम आ जाएगा। कह भी नहीं पा रहे हो। अरे हम क्या और क्या कह दें? क्या जो मुख्यमंत्री जी का काम है, जो इतना सरकार का घबराए काम है, क्यों? वो- बताओ कि हमने कोई- इतनी डिमांड की है नहीं, भाई, 400 कर दो, 380 कर दो, ये- 370 ये- कर दो। ये हमारे- एसएन सिंह अपना नोट कर लेंगे बेचारे। एसएन सिंह से ही पूछ लीजिएगा, हाँ? उन्हीं से पूछिए। कितना दहशत में है गन्ना किसानों के नाम पे दोनों। नहीं, हम कह रहे हमसे ना पूछो, मिलने ये गए थे। एसएन सिंह की क्या गलती? नहीं, आपने ये प्रश्न पूछा, हम अपने मुद्दे से नहीं मेरा भटके। नहीं, ये सब हेमंत हमारा तिवारी के मुद्दे सवाल थी, है। हमारा मुद्दा जो था वो है, और हम उस मुद्दे से नहीं भटके हैं। हमारा एजेंडा किसान है, किसान का विकास, किसान का उत्थान, किसान का भला। इसके अलावा हम हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी और कुछ नहीं सोचते। 400 का रेट नहीं, 400 का रेट पे हम कायम है कि उनको मिलना चाहिए। कह के आए हो? नहीं, बिल्कुल कह के आए हैं। अब देखो कब मिला बिल्कुल कह के आए, और काहे के लिए गए थे? और कोई बात नहीं करने गए। इतने इंट्रोगेशन के बाद ये इनके अंदर से मैं अब आप निकाल समझिए पाया। अब हो गया मेरा नहीं, सवाल, हमने अब आपको हो कह गया दिया। भाई। मैं एसएन सिंह को ये सुनवाना चाहता था कि आप उनके पीठ पीछे किस तरह के कांड कर रहे हो। वो तो मैंने कहलवा लिया, नहीं तो आपके मुंह से निकलता नहीं, था। हम लोग उनमें पीठ पीछे क्या, हमारा उनके बीच में कोई मत वो है क्या? तो कह देते पहले राउंड में, इतना टाइम क्यों लिए? नहीं, उसमें ठीक है, मैं अब आप आपके इतना टाइम ले ही रहे हो, आप घुमा रहे हो उसमें कहानी। जब हमने कहा कि किसानों के लिए गए तो गए। भैया इंट्रोगेशन ऐसे ही होता है दुबे जी, इसको बुरा मत मानो। नहीं, आप वो- भाई हो, पानी पियो आप। मैं जबरदस्ती हेमंत तिवारी जी को इंट्रोगेशन करने लगते। ओके, हेमंत तिवारी जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। तिवारी जी, आज मुख्यमंत्री की स्पीच बड़ी फायरी थी। वो कह रहे हैं लोहिया के सिद्धांतों से सपा वाले भटक गए हैं और राम और कृष्ण को भी लोहिया से जोड़ रहे हैं। नायक बदल रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति थोड़ा सा बहुत सी चीज़ों को लेकर के प्रफुल्लित होता है, अपबीटेड होता है, तो इस तरह की बातें आती हैं। और उसमें कुछ नया नहीं था। मुख्यमंत्री के भाषण के पहले ही मैंने प्रेस रूम में बहुत से लोगों को बताया, देखिए ये इशूज आएंगे, इस तरह के अटैक होंगे, और मौका देख करके उन्होंने उन्हीं बातों पर आक्रमण किया, अपोजिशन पर, जो आम तौर पे करते रहे हैं। अपबीटेड इसलिए हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई हाँ कहे ना कहे, लेकिन प्रयागराज के महाकुंभ की कामयाबी के बाद हिंदुओं की आस्था का जिस तरीके से वहाँ जुटान देखी गई, जितना उत्साह देखा गया, तो जाहिर सी बात है जिस पार्टी, जिस नेता की राजनीति के केंद्र बिंदु वह विषय हो और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिले, तो अब बीटेड रहेगा। उसी हिसाब से उन्होंने बोला, मौका था, बोला। और जो आपने सवाल किया कि लोहिया जी का, देखिए एक बात जान लीजिए, राजनीति में न तो लोहिया जी की सारी बातें उनके कथित या घोषित अनुयायी मानते हैं, न गांधी जी की बातें मानते हैं, न और भी जो कहते हैं उनके बताए हुए रास्ते पर पूरे तरीके से लोग नहीं चलते हैं। तो एक मौका भाजपा को, नेता सदन योगी आदित्यनाथ को मिला कि उन्होंने रामकृष्ण और शिव से जोड़ दिया, क्योंकि रामकृष्ण और शिव के विषय में स्वाभाविक सी बात है और स्थापित सत्य है कि राम मनोहर लोहिया के अपने विचार थे, समय समय पर उन्होंने लिखा है, बोला है, तो उसका उन्होंने उदाहरण दे दिया, एक मौका था। लेकिन आज पूरे हाउस में, अभी आपने मेंशन किया था ब्रजेश जी, सबसे आनंददायक क्षण तब आया जब चच्चू को तो मैं उनको जगत चाचा कह दूं, बात खत्म, जगत चाचा। तो जब लीडर आप मुझे बड़ी अपोजिशन, हैरत पूरा हो- सदन चाचा कहता है। अब आप भी चाचा कह रहे हो, जबकि उम्र आपकी उनकी बराबर है, तो अब मैं क्या तो बोलूं, हम लोग तो बच्चे ही हैं अभी। नहीं, मैं उनको
एक मिनट, मैं तो उनको हमेशा भाई साहब कहता आ रहा हूँ। अच्छा। और वो निहायत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत भले अरे हम मानस सब हैं। उनसे बड़ा प्रेम करते हैं और राजनीति बहुत में पसंद इस करते हैं। तरीके के सरल लोग कम होते हमारे हैं। सबसे प्रिय नेताओं में से एक हैं भाई वो। अरे वो आपसे मैं उनका और बड़ा हमसे सम्मान प्रेम करता हूं। करते हैं। दूसरे एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा। आपने इसके पहले मुझसे एक बात कही थी, क्या हेमंत तिवारी किसी पत्रकार की प्रशंसा करते हैं? जो बढ़िया करता है उसकी खुलेआम प्रशंसा करता हूं। और आपके मंच से बता दूं कि मैं ब्रजेश मिश्रा की कार्यशैली का, उनके पत्रकारी गुणवत्ता का, एक पत्रकार के रूप में उनकी भूमिका का, उनकी हिम्मत का, आज के दौर में एक सफल समाचार चैनल के निरंतर सफलतापूर्वक संचालन का श्रेय उनको देता हूं और तारीफ कर रहा हूं। ऐसे में और भी पत्रकारों को तारीफ क्यों करता हूं। दुबे जी क्योंकि की आप पत्रकारों इस के तरह नेता के भी, सवाल इसलिए करवाते मुझे लगा हैं कि कहीं दुबे इसका जी कोई हमारे गलत असहज अर्थ हो ना जाते जाए। हैं। भाई इनसे क्या प्रॉब्लम है? इनको तो बधाई तक नहीं दी है, जनरल सेक्रेटरी हो गए। ऐसा क्या आपकी थाली छीन ले गए ये? मैंने उनको मिल के बधाई दी। हमारे अनुज हैं। तो क्यों बहुत इतने अच्छे कठिन व्यक्ति कठिन हैं, सवाल राजनीति पूछते हो? भाई में गन्ना शिष्टता की के कीमत मिल समर्थक जाएगी, हैं। आपको तो सबर ही नहीं है। ऐसा है। मैं एक बात कहता हूं, अगर हेमंत तिवारी का बहाना लेकर के ब्रजेश मिश्रा दुनिया के सामने अच्छी चीज कहते हैं तो मैं मानता हूं कि सारे सवाल मैं ही करता हूं। थैंक यू जी, बहुत स्वीकार शुक्रिया। करता हूं। देखिए सारे सीनियर सवाल के मैं ही करता का हूं, संरक्षण आपके मिलने मार्फत से करता हूं। कितने लाभ हैं। एसएन सिंह इस चीज से वंचित हैं, वो सीनियर का लाभ नहीं लेते हैं। हेमंत जी उनके सीनियर हैं। मैं देखूं इस मौके का कैसा इस्तेमाल करता हूं। लेते हैं। ऑलराइट, बीरेन जी भी आ गए हैं इस डिबेट में। बीरेन जी स्वागत आपका। भले आदमी अच्छे। बीरेन जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज मुख्यमंत्री की स्पीच का मुख्य कंटेंट यही माना गया कि लोहिया के आदर्शों से समाजवादी पार्टी भटकी और इस पर उन्होंने काफ़ी विस्तृत स्टेटमेंट दिए हैं। इसके मायने क्या हैं और आजकल उनको लोहिया क्यों याद आ रहे हैं? दूसरा, चाचा से कुछ ज़्यादा प्रेम नहीं दिखा रहे हैं वो? और तीसरा, 2027 को वो फिर से क्लेम कर रहे हैं कि बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत के आएंगे। ब्रजेश जी, अब देखिए समाजवादी पार्टी के पास यादव और मुसलमान के बाद लोहिया बचे हैं और ये भाजपा वाले लोहिया भी उनसे छीनने के चक्कर में लगे हैं। पहले मायावती के अंबेडकर को भाजपा ने पूरी तरह से खींच लिया अपनी ओर। अब ये लोहिया को भी उसी नज़रिए से लाना चाहते हैं अपने साथ। भारत जैसे देश में जहां महापुरुषों के नाम पर सियासी पार्टियां चलती हैं, वहां भाजपा का आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय हुआ करते हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी भी उनके आदर्श हैं। लेकिन अब लोहिया के प्रति योगी का जो प्रेम है वो दर्शाता है कि वो जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाला नारा है वो सब बीजेपी अपने साथ समाहित करना चाहती है। वैसे एक चीज आप देखेंगे कि भाजपा 2027 की तैयारी में लगी है और वो ऐसा मानते हैं कि उनके पास लड़ाई में विपक्ष में खाली समाजवादी पार्टी बची है। अब चूंकि अखिलेश यादव सदन में नहीं है तो वो शिवपाल यादव को ही प्रेम करते रहते हैं गाहे बगाहे। और चूंकि शिवपाल यादव उम्र में काफ़ी बड़े हैं तो वो उस प्रेम को हंसी में टालते भी हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन आराम से टेक योर टाइम। देखिए, जनता मालिक है, भविष्य जनता के हाथ में है, वो जिसे चाहेगी चुनेगी, सरकार बनाएगी। लेकिन इस मामले में भाजपा फायदे में रही है कि जब से वो सत्ता में आई, जब वो सत्ता में 2017 में आई तभी समाजवादी परिवार में आपसी कलह और लड़ाई का उसको फ़ायदा मिला और उसके बाद मुलायम के परिवार में उन्होंने एक टूट करा दी जिसमें अपर्णा यादव भाजपा में चली गई। आज वो मुलायम परिवार की हैं और उपाध्यक्ष बनी हुई है महिला आयोग की। तो ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी या किसी दल में जो भी टूट हुई उसका फ़ायदा भाजपा को मिला है। अब आते हैं योगी जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा अयोध्या मथुरा काशी के बाद अब संभल भी हमारा है। भाजपा का हथियार तो देखिए हमेशा से धर्म रहा है और
जब एक भगवाधारी मुख्यमंत्री के रूप में बैठा हो प्रदेश की कुर्सी पर, तो स्वाभाविक है कि वो धार्मिक बातें करेंगे, धर्म को बढ़ाने वाली बातें करेंगे, और उसी का जो स्वरूप देखा, जिसका सबसे बड़ा आयोजन कुंभ में हुआ, उसने योगी की छवि को बहुत बड़ा विस्तार दिया है पूरी दुनिया में और राष्ट्रीय स्तर पर भी। आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर योगी भाजपा के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं इस देश में, और आने वाले भविष्य में जितनी संभावनाएं देखी जा सकती हैं सियासत में, भाजपा में, वो योगी के रूप में उनको देखने को मिल सकती हैं। योगी इसलिए भी धर्म से जुड़ी हुई और सनातन से जुड़ी हुई बातें करते और आयोजन करते हैं, क्योंकि वो राम मंदिर जैसे एक आंदोलन से निकले जो हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बने और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि योगी मुख्यमंत्री बनने के बाद से जो जनता में एक उन्होंने अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई, जो उनकी छवि गई, वो भरोसा वो पिछले कई चुनावों से उनका वो कायम है और उसका फायदा बीजेपी को भी मिल रहा है। विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती ही यही है कि जब तक योगी मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक चुनाव बहुत कांटे का होगा, भाजपा को हरा पाना कठिन है। और विपक्ष की ये पार्टियां जिस तरह से अलग अलग लड़ती हैं, मायावती की जो स्थिति है आप देख रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी एक अकेली पार्टी है जो भाजपा को उत्तर प्रदेश में चुनौती देने की स्थिति में है। बाकी कांग्रेस और बसपा इन सब की हालत बिना सहारे के खड़े होने वाले स्थिति में नहीं है। और दुबे जी तो चुनाव पहले छोड़ के भागिन गए रहे, ये तो अब तो पूरा इनके 10 कहते ना 10 उंगली घी में है, इनके नेता मंत्री वहाँ हैं। अरे लखनऊ दिल्ली सब जगह भैया, हाँ सब जगह इनका सिस्टम सही चल रहा है, इनका समय चल रहा है। अब आप देख ही रहे हैं सब। तो ये फायदे में तो अगर कोई है सबसे ज़्यादा तो लोकदल है। अगर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात मान लिया जाए सबसे ज़्यादा फायदे में कोई है तो। वैसे जी कंप्लीट करें। एक चीज़ आज सदन में आई कि कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि भाई विधायकों का वेतन भत्ता बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए, और इस पर सभी दल सहमत रहे। तो एक चीज़ जरूर देखने को मिली कि भाजपा को विपक्ष का साथ पैसा बढ़ाने वाले मुद्दे पर मिला। हरदम विपक्ष विरोध ही नहीं करता है सरकार का, कुछ मुद्दे पे समर्थन भी करता है। जहां अपनी सेटिंग है वहां ये सब एक हो जाते हैं। वैसे अब कई सारी भाषाओं में सबको बोलने का अवसर है। अभी तक सदन में कुछ लोग बोले हैं, अभी आगे देखिए क्या होता है। कल अंतिम दिन है संभवतः विधानसभा का। एक दिन मैं क्या सोच रहा हूँ लेकिन वीरेन जी, एक रोड मैप जो बीजेपी ने तैयार किया है योगी के रूप में, एक जो धार्मिक पुट है सियासत में, जो सनातन की एक नई धारा चल रही है, वो उससे पार पाना चुनाव में एक कठिन काम हो जाता है जी। हालांकि 2027 में अभी समय है, लेकिन बीजेपी जिस जगह आज खड़ी है और जिस तरह से है, तो आगे आने वाले समय में अब देखिए क्या स्थिति बनती है, जनता क्या मैंडेट सुनाती है। अच्छा एक काम करिए, किसी दिन एक ऐसी डिबेट रखिए जिसमें अवधी बोलने वाले, ब्रज बोलने वाले, भोजपुरी बोलने वाले, बुंदेलखंड वाले बोलने वाले, रुहेलखंडी, बहुत सारे मुद्दे पश्चिम वाले, इनको बुलाइए जो अपनी भाषा में डिबेट बोले। सारे प्रवक्ता ऐसे लाइए। विपक्ष बहुत सारे मुद्दों पर नहीं घेर पाता है। अब उसके पीछे उनके पास चूंकि एक बड़े लीडर अखिलेश यादव जो सबसे प्रखर वक्ता रहे वो दिल्ली चले गए, अब विपक्ष के पास उतना कोई धारदार नेता भी नहीं बचा है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, विधानसभा में मूक दर्शक बनकर उनको सुनना ही पड़ता है। जी वीरेन जी। और सियासत में जो दौर चल रहा है वो दौर बुद्धिमान व्यक्तियों का है नहीं। देखिए वो ये दौर तो जो चाटुकारिता करे वही लोगों का है, और चाटुकार व्यक्ति चमचागिरी तो अच्छी कर सकता है लेकिन लड़ाई नहीं लड़ सकता है। तो मुद्दों को खोज के निकालना पड़ेगा, तब आप सरकार को घेर पाएंगे। वहाँ पर ये व्यवस्था है नहीं। फिलहाल जमाने के हिसाब से जब मौसम बदलता है तो परिंदे
अपना अपना ठिकाना भी बदलने रहते हैं। तो सुनिएगा, बजट इतना बड़ा आ गया प्रदेश का 8 लाख करोड़ का, कोई हंगामा नहीं कर पाए विपक्ष का विधायक। कारण उसके पीछे क्या है कि जिंदगी की हकीकत को हमने तो बस इतना जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में सारा जमाना है, और ना बदली वक्त की गर्दिश, ना जमाना बदला। जब सूख गई पेड़ की डाली तो बस परिंदों ने ठिकाना बदला। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आजकल मैं देखा हूं कि चुनाव तो भले 2027 में है, पर आपकी पार्टी और पार्टी के अध्यक्ष आजकल वीडियो कैंपेन चला रहे हैं। आज मैंने देखा कि एक ट्वीट आया जिसमें आप ये क्लेम कर रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान राशि देंगे, स्त्री धन सुरक्षा करके एक वीडियो जारी किया है। तो ये सब क्या आप अपने वायदे अभी से कर रहे हैं या फिर अभी आप इसको केवल स्प्रेड कर रहे हैं या इसके लिए सीरियस भी हैं आप? बहुत गंभीर सवाल, थोड़ी गंभीर चर्चा करते हैं। बहुत गंभीर सवाल ब्रिजेश जी, गलत सवाल पूछा। बहुत गंभीर सवाल, बहुत गंभीर सवाल, आधी आबादी का सवाल है। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की 2012 की सरकार पहली सरकार थी जिसने महिलाओं को पेंशन, बेटियों को साइकिल, लैपटॉप दिया ताकि कम से कम परिवार में उनके खीसे में 1000-2000 रुपए हों। घर में कोई मेहमान आए तो छोटा मोटा खर्चा, कभी बाजार में जाए तो कोई लहिया चना, कंपट मिठाई कुछ खा ले। एक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का कंपट क्या होता है? रास्ता, टॉफी, गांव में जो बिना रैपर की टॉफी, उसको कंपट बोलते हैं। तो उसके दुबे जी शहर के हैं ना, इसलिए मुझे पूछवाना था केवल। मैं तो गांव का हूँ, मुझे तो पता है। हम भी गाँव दुबे जी को नहीं आइडिया था, इसलिए मैंने कहा पूछा। आप जबरदस्ती, ये शहर के रहने वाले हैं। वो कोई मानेगा, हम भी गाँव के। आप ये सोचिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फिर ये वादा दोहराया है कि जब हम वापस आएंगे तो महिलाओं को स्वावलंबी बना सके, उनके पास कुछ ना कुछ एक सम्मान राशि होनी चाहिए ताकि घर परिवार की व्यवस्था, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना। जी 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 जी। अब इसमें लेकिन एक बहुत गंभीर मसला भी आपको बता दूं मैं। एक बिल आया था लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण का। सट्टा बाजार में रोज सट्टा लगता है कि भैया 32 में आएगा कि 42 में आएगा, लागू कब होगा, इस पे सट्टा लग रहा है और लोग तय नहीं कर पा रहे हैं। कैंपेन का जी जी, बहुत सुंदर योजना है और समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता गर्व करता है कि देश में सबसे पहले ये क्या चुनावी वायदे अभी से शुरू है महिलाओं के बारे में? कर्नल साहब जी, पिछली समाजवादी सरकार में वादा निभाया था वैसे ही 2027 में भी निभाएंगे। ये कैंपेन है आपकी? हम महिलाओं, ये 2 साल एडवांस में क्यों कैंपेन शुरू कर दिया? बहनों पे, आप मुझे बताएं करते हैं। वाइट 2 साल पहले कैसे? जी 2 साल पहले कैंपेन क्या है? महिलाओं की बात कर रहे हैं और अगर चर्चा का विषय आ रहा है, हम अपनी माताओं बहनों को फिर से ये आश्वासन देना चाहते हैं कि जो हमारी योजनाएं 2012 से 17 की सरकार में थी, हम उनसे बेहतरी की काम करेंगे और उनको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसी में एक परिप्रेक्ष्य हमें समय दीजिएगा। आज का डाटा है, आप कह रहे हैं 2027 में समाजवादी इसमें कैंपेन में बोला जा रहा है जी, अब वो कह रहे हैं 27 हमारा है। बताए दे रहा हूं, उसकी असलियत बताए दे रहा हूं। अरे अभी पूरे टाइम धर्म पे ही बोले, भाजपा प्रवक्ता विकास पे कुछ बोले। मैं उसके 2 कारण, और आप तो जैसे केवल विकास पे ही बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूं आज की तारीख में भारत में जो सोना चांदी जेवरात जो हम लोन बैंक में रखते हैं ना, और महिलाएं पैसा निकालती हैं, 1 लाख करोड़ क्रॉस हो चुका है। पिछले 5 साल में 22% लोन इंक्रीज हुआ है और टोटल महिलाओं ने जो लोन लिया है जेवरात गिरवी रख के 40% देश में लोन हो चुका है। ये महिलाओं की असल स्थिति है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। और एक बहुत ही हास्यास्पद आज की घटना जरूर बता जी, प्लीज कंक्लूड। भारतीय जग हसाई पार्टी का एक बहुत अच्छा नमूना आज चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। मैं ये याद दिलाना चाहूंगा, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का नामकरण, और जानते हुआ क्या है? कांग्रेस की, हमारा आपका एक बहुत बढ़िया यूपीए की सरकार में, हमारा आपका एक बहुत अच्छा मुद्दा आपको याद होगा, 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। एक आदमी ने 13,500 करोड़ का डेटा बैंक पूरे 75 जिले में खोलने का उत्तर प्रदेश सरकार से कॉन्ट्रैक्ट किया और लोगों से 3,500 करोड़ रुपए उठाया और विदेश भेज दिया। आज शाम को हवाई जहाज पकड़ते पकड़ते पकड़ा गया है। अब बताइए, भारतीय जग हसाई पार्टी, भारतीय जग हसाई पार्टी बहुत शुक्रिया, इस तरीके की बहुत धन्यवाद नहीं करेगी और सर, कृपया सहयोग करें। धन्यवाद। तो विकास की बात धन्यवाद कैसे सर, जनता थैंक को यू सर, बुलाएगी? थैंक यू।
एसएन सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए आप ये क्लेम कर रहे हैं कि इनकी आवाज जानने दें। 2027 में आपकी पार्टी सरकार में आ रही है, आप ऐसा क्लेम कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी काउंटर पार्टी समाजवादी पार्टी का कैंपेन देखा। आज ही उन्होंने क्लेम किया 27 में समाजवादी सरकार, और उनका ऑफिशियल कैंपेन भी आज से स्टार्ट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पीडीए की आवाज सर बीच में ना बोले सर, आप सबको मौका दीजिए। देखिए गलत बात। पार्टी ब्रिजेश जी सुनिए, ब्रिजेश जी सुनिए, देखिए समाज विरोधी पार्टी, सनातन विरोधी पार्टी, धर्म विरोधी पार्टी और भारत विरोधी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है ना, उसका नाम इस समय बैंड बाजा पार्टी हो गया, माइक पार्टी हो गया। वो हमेशा केवल एक धर्म की माफी वीर पार्टी, गोडसे वीर पार्टी। कर्नल साहब, औरंगजेब से शुरू किया। आपका इतना संयम हो, मैंने बीच में नहीं बोलने दिया, मैंने बीच में नहीं बोलने दिया, मैंने बीच में। आप एक सेकंड, कर्नल साहब, औरंगजेब वाली पार्टी को देखिए ना, हम तो बता रहे हैं। आप शांत, औरंगजेब वाली पार्टी को बताइए तो मैं मौका दूंगा। आप नोट कर लीजिएगा, ब्रिजेश जी अपने चैनल के माध्यम से बताइए ना औरंगजेब वाली पार्टी को। अरे वो हथकड़ी लगा के अमेरिका से लाए थे, शर्म आई। आज रैपिड अगर 1 मिनट बोल लेंगे तो आपको मटेरियल मिलेगा। डिफेंस कॉरिडोर वाला कर्नल साहब, सबसे बड़ा कर्नल साहब आप गलत रास्ते पर हैं। कर्नल साहब आप गलत रास्ते पर हैं। विकास का उत्तर प्रदेश, समृद्धि कर्नल साहब, कर्नल साहब आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। ऐसी समाजवादी पार्टी जो नाच गाने में मशगूल रहती आप शांत थी, रहिए। जो हिंदुओं के आपको मैं मौका, आप सुने तो आप डिबेट के डिसिप्लिन का उल्लंघन कर रहे हैं। आप ब्रिजेश जी, आपको लगा ना कि 27 में कौन जीतेगा कौन हारेगा? आप बोले, कंटिन्यू। ब्रिजेश जी, हाँ ब्रिजेश जी, अब मैं बोल सकता हूं? हाँ हाँ ब्रिजेश जी देखिए समाजवादी पार्टी को, जो समाजवादी पार्टी है, सनातन विरोधी पार्टी, इसको एक कहना चाहूंगा कि आप नोट करें। आज रैपिड रेल वाला उत्तर प्रदेश है, डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश है, खाद का कारखाना वाला उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश है, और विकास का उत्तर प्रदेश है, विश्वास का उत्तर प्रदेश है। और ये कौन मोहर लगा रहा है? प्रदेश की जनता। बार बार 37 साल का इतिहास बदलते हुए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को कौन चुना? समाजवादी पार्टी थोड़े न चुनी। अरे जानते हैं, ये कह रहे थे भाई औरंगजेब की बात किसने शुरू किया? इन्होंने किया। विकास पे हम केवल चर्चा करते हैं, इनसे पूछिए ना। जो गन्ने मूल्य का भुगतान छोड़ के गए थे ना ब्रिजेश जी, वो भी हम ही की। और सब छोड़ दीजिए, महिलाओं की चर्चा कर रहे थे, आप दिखाएंगे प्रधान से लेके और प्रधानमंत्री तक महिलाओं को अपमानित करने का कार्य कोई किया तो समाजवादी पार्टी। जब प्रधानों को रिजर्वेशन की बात किया, जब लोकसभा में बिल आया, इन्होंने फाड़ने का कार्य किया। बहन मायावती जी के साथ जो है गेस्ट हाउस जैसा कांड किया। और सब छोड़ दीजिए, 700 दंगे जो उत्तर प्रदेश में हुए, जो बड़ी जिम्मेदारी से ब्रिजेश जी के चैनल पर दिखाया गया था उस समय ईटीवी पर, उस 700 दंगे में 400 दंगों का कारण केवल महिला, मुसलमान और समाजवादी पार्टी थी। तो सब लोगों ने देखा है कि किस तरह सर कंक्लूड करो सर। थैंक यू सर, मैं टाइम दूंगा आप अपनी बारी में। अभी 2 बहनों को उठा के ले जाता है और समाजवादी पार्टी के लोग। अब लास्ट में आता हूं, आज जानते हैं क्यों दर्द हो रहा है इनको? आज जानते हैं क्यों? एक दर्द तो सुन लीजिए, कांग्रेस का एक छोटा सा दर्द सुन लीजिए। भाई बंटवारे की राजनीति किसने कहा? एक धर्म की खुलेबंदी, एक थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, कृपया सहयोग करें, आपका धन्यवाद। अगर समय बचा तो दूंगा आप लोग को, रैपिड राउंड करेंगे। समय बचा तो रैपिड राउंड होगा सर। थैंक यू सर, धन्यवाद, इसीलिए हटाया थैंक यू कि ये देश में बंटवारा धन्यवाद 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 सर, प्रयागराज में जो एक थैंक यू थैंक यू। आप बताइए, सांप की तरह क्या ये कैंपेन समाजवादी पार्टी ने अकेले शुरू कर दिया? इंडिया गठबंधन को पूछा नहीं, आपको विश्वास में नहीं लिया, आपके साथ कोई डिस्कशन नहीं करते हैं, अब ये कह रहे हैं साहब स्त्री सुरक्षा धनराशि हम देंगे। आप सहमत हैं? ऐसा होना चाहिए? सबको अपनी तैयारी करने का अधिकार है। आपसे कुछ बात नहीं करते हैं? अरे हम खुद अपनी तैयारी कर रहे हैं। 403 विधानसभा सीटों पर पूरी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं हमारे कांग्रेस पार्टी। और कौन? कितने? 403 विधानसभा सीटों पर। तो ये कर्नल साहब क्या घर चले जाए? नहीं, ये भी करेंगे, इनको भी अधिकार है। आप बीच में क्यों बोल रहे हो कर्नल साहब? नहीं, ये भी करेंगे, इनको भी अधिकार है, हम भी कर रहे हैं। तो क्या 806 सीटें हैं यूपी में? सवाल 806 सीट का नहीं है, हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ संगठन सृजन अभियान चल रहा है 200 दिनों का। इसके बाद हमारा आंदोलन का कार्यक्रम आ रहा है। हम जनता के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे। इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है, फूट हो रही है, अलग हो रहा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगी, इससे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, जो संविदा कर्मी है, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, वो मुद्दा है। हम उन मुद्दों पर जा रहे हैं ब्रजेश जी। अस्पतालों में बेड नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, उसकी बात बीजेपी के लोग क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री जी ने तो खुद कहा है, आप तो स्वयं कह रहे हैं कि आप संगठन से करने लगे। शिक्षक की भर्ती के बाद क्या कोई नई भर्ती कर पाई है? कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। और आप देखिएगा
जिस तरीके से 2024 में सबक सिखाया है, आज देख लीजिए क्या हालत है इनकी। 27 में उसी तरीके सुपड़ा साफ होगा। सपा और कांग्रेस के बीच में झांकना बंद करो। अगर शर्म थोड़ी बची हो तो जाओ अस्पतालों में देखो, जाके मरीजों की लाइन लगी पड़ी, आपके पास दवाएं बहुत शुक्रिया आपका। मैं अनिल आप स्कूलों में सर, जाओ, धन्यवाद। मास्टर नहीं है आपके धन्यवाद। पास। मैं अनिल दुबे दूसरा जी को अनिल दुबे आमंत्रित जी की करता मैं 10 सेकंड सर, बाद का सर, जवाब thank you, दे देता हूं सर, सर। thank you, 10 सेकंड बीच में ना बोले मैं सर। तो कहता हूं कि सर, बात चौधरी खत्म चरण करो। सिंह जी का एयरपोर्ट का नामांकन लखनऊ का जो किया कांग्रेस पार्टी ने किया, मूर्ति लगवाई, मैं खुद उस कार्यक्रम में था। चौधरी कहना अजीत क्या सिंह जी चाह रहे आए हो, ये थे। बोलो। तो कम से कम उनको इस तरीके से नहीं कहना चाहिए कि Go कांग्रेस ahead। ने कुछ नहीं। बोलिए। 4 दशक तक कांग्रेस सरकार में रही, उस समय जो है चौधरी साहब को सम्मान देने की बात उठती थी, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस ने कभी उन 4 दशकों में 30 साल चौधरी साहब कांग्रेस आपके बीच में नहीं बोले। इतना स्वामीनाथन आयोग शिष्टाचार की होगी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2011 में सरकार में थे, क्यों नहीं लागू कर दिया? मनमोहन सिंह जी आज नहीं हैं, वो चौधरी साहब की नीतियों की तारीफ किया करते थे, लेकिन उनको सम्मान देने की उन्होंने एयरपोर्ट जरूरत किस नहीं समझी। कार्यकाल में बना था? नहीं, स्वामीनाथन आयोग की लखनऊ रिपोर्ट वाले क्यों नहीं लागू एयरपोर्ट का करते? नाम चौधरी साहब के नाम किसानों पर। का वो तो सर, आप- बीच में आप- बीच में किसान क्रेडिट कार्ड, आप बोले ये सब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की दुबे जी चुप हो भाई, जाओ। दुबे चौधरी जी साहब चुप से हो बड़ा जाओ। नेता भाई इतना संयम हो ना कि सीनियर आदमी है, बोलने दो। जनरल सेक्रेटरी हैं। चौधरी साहब को सम्मान देने में आपने हिचक लगी, आपने किसानों अच्छा, की ये चौधरी स्वामीनाथन साहब आयोग के की- नाम एयरपोर्ट किस सरकार में हुआ अरे था? चौधरी साहब केंद्र में इनकी सरकार थी, किसकी? उत्तर प्रदेश में यहाँ से किसकी थी प्रस्ताव, सरकार केंद्र उत्तर में? प्रदेश में यहाँ से हम लोग किस सरकार पार्टी में की थे, थी? प्रस्ताव गया था। बीच में ना बोलो। किसकी सरकार थी? नहीं, उस समय तो सरकार कांग्रेस की ही थी। और उड्डयन नागरिक उड्डयन मंत्री कौन था? चौधरी साहब नागरिक उड्डयन मंत्री थे। यही बात हेमंत जी बार बार जानने के लिए आतुर थे, मैंने उस पूछ समय लिया। तो नागरिक उड्डयन मंत्री वही थे और उस समय ये लागू हुआ था। और दूसरी चीज़, जब जो सबसे बड़ी बात थी कि चौधरी साहब को भारत रत्न दे दिया जाए, उसको देने में क्यों नहीं इन्होंने वो लगाया? क्यों नहीं जो है इन्होंने ये चूक कर दी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की? आपने तो लागू करा दिया होगा यहाँ। नहीं, किसने? या अब लागू हो गए होंगे? नहीं, हम तो लागू कराएंगे। आप तो देख ही रहे हो कितनी योजनाएं आ रही। नहीं, ये स्वामीनाथन नहीं लागू कराए और ये करा चुके हैं। हम लोग तो किसानों किसी को मिला हो तो नहीं, बताओ। किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही क्या? सबको मिल रही है, किसान सम्मान निधि सबको मिल रही है। सबको- स्वामीनाथन की बात हुई है। नहीं, स्वामीनाथन आयोग जो ये आज वो किसानों की बात करते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल उठाए कि ये किसानों की बात। और बताइए, ये 2027 अच्छा, की सपा बात वालों कर का रहे आज हैं। वीडियो देखा? 2027, अरे उसी पे आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश हिंदी का अपमान इनके हिंदी गठबंधन के लोग कर रहे हैं। तमिलनाडु उसमें नहीं की बोल रहे पॉलिटिक्स हैं। करेंगे हिंदी 5। उत्तर प्रदेश की हेमंत तिवारी। ये प्रमुख दल है, इसमें अब आप भागने लगे। आपको जब कौन इनका से हमला तमिलनाडु करो तो पे आप चर्चा भागने। थोड़ी करूंगा अरे तो भैया। क्यों नहीं? आप कहाँ आप अरे कहाँ से लेके कहाँ तो कहाँ? हिंदी पे क्यों नहीं दोनों दल बोल देते? ओके, मैं दूंगा। हिंदी पर दोनों दल पर क्यों नहीं बोलते? अभी देते कि हैं। राहुल जी और अखिलेश जी बोलते हैं उस पर। अच्छा, क्या ये पर्सियन बोलते हैं? नहीं, सर शांत रहो क्यों सर। नहीं बोलते? ये पर्सियन नहीं, चाहते हो? नहीं, लगातार क्या अपमान दुबे हो जी रहा है, क्यों नहीं पर्सियन बोलते? लैंग्वेज की वकालत कर रहे हैं? लगातार अपमान हो रहा है, उसमें नहीं बोलेंगे। पर्सियन उसमें- चाहते हो? उस पर आप भी कहोगे कि ये सवाल ना पूछो। अरे जो 100 बार जरूरी पूछो। है, उत्तर प्रदेश गन्ना पे ना बोलेंगे, कह रहे तमिलनाडु में ये हिंदी बोलनी है। अरे जाओ बोलो। हम तो कह रहे हैं हिंदी का भैया, अपमान झेलो। कहीं- आप बताओ कि आप हिंदी का अपमान देश क्यों में करवा कहीं रहे हो? कोई भाषा बोलने पे दुबे जी रोक नहीं है। तो ये हम कहा करें? वहां तो हिंदी को गाली दी जा रही है और ये सुन रहे हैं। इन्हीं के गठबंधन के तो पार्ट हैं वो। तो आपने क्या और किया? यहाँ नहीं, उर्दू हम को तो- जो हम गाली तो दी जा रही कह रहे है, हैं, हम तो जनता के बीच में जा रहे चले हैं। जाओ, तमिलनाडु में चुनाव लड़ोगे। तो जब भी आप बोलोगे हम वही मुद्दा उठाएंगे। ओके, देशद्रोही बोला है। हेमंत तिवारी जी मेरे साथ मौजूद है। हेमंत जी, एक तरफ बीजेपी का क्लेम है 2017 जीत के आएंगे, योगी जी ने आज क्लेम किया। दूसरा, आज अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा 27 समाजवादी सरकार। और आज का जो वीडियो है वो समर्पित किया है महिलाओं को, क्या स्त्री धन सुरक्षा के नाम पे, मतलब कैश ट्रांसफर, बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे लाडली बहना योजना। लैपटॉप, साइकिल, बाइक, हेमंत जी, सारी योजनाएं करेंगे। क्या जो भी चलेगा महिलाओं जनता को के बीच? हेमंत जी, को बृहत करेंगे, बड़ा करेंगे। देखिए, ऐसा है ब्रजेश जी, एक बात जानिए, सारी लड़ाई 27 की है। आप बीजेपी के किसी एक सामान्य कार्यकर्ता से बात कीजिए या किसी बड़े नेता से बात कीजिए, तो उनको लगता है कि जो आस्था का ये जो इतना बड़ा समागम हुआ है, तो एक बड़ी लहर, प्रचंड लहर उनके भीतर है, लोगों के भीतर है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स का एक फोकल पॉइंट ये रहता है, ये घोषित स्थापित सत्य है, तो वो तो अब बीटेड है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात मेरा मानना है कि अखिलेश यादव भले लोकसभा का चुनाव जीत गए, लेकिन अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर बड़ी लड़ाई लड़नी थी, तो उनको उत्तर प्रदेश की विधानसभा के भीतर रहना ज़रूरी था।
अभी वीरेंद्र सिंह बहुत सही कह रहे थे, कोई एक चेहरा ऐसा पूरी समाजवादी पार्टी में नहीं है जो आत्मविश्वास से लबालब, आत्मविश्वास से संपूर्ण भरे हुए भारतीय जनता पार्टी खेमे जिसको लीड करते हैं चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उनके सामने तरीके से जवाब दे दे। सदन की कही बात जनता तक, सड़क तक जाती है, एक एक जन जन तक जाती है। अखिलेश यादव ने यहाँ एक बड़ी पॉलिटिकल चूक की, मुझे ऐसा लगता है। एक कोई ऐसा चेहरा जरूर होना चाहिए था जो उनको जवाब दे सके, और यही सारे कारण हैं जो भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी लकीर खींची है, ध्यान रखिएगा। ये महाकुंभ के पॉलिटिकल माइलेज पर कभी भी आप चर्चा करेंगे तो एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका, और मैं अपने सभी अतिथियों का आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपना अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।